Hello everyone, today we are going to start up with a very important topic, that is the cognition in answer. My name is Anil Sharma. So let's take up with the topic without wasting further time. First we are going to study is the cognition enhancers. Cognition enhancers are also known as a cerebro active drugs को भी बोलते हैं. इनकी डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि nootropics are also known as a cognitive enhancers are the drugs that some people use in attempts to improve the memory, increase the mental alertness and concentration as well as the boost the energy level and wakefulness. नूट्रॉपिक्स और कॉग्निटिव एनहांसर्स दोनों सेम वर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं हम. और ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कुछ बंदे या कुछ पेशेंट्स अपने मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं और अपनी एनर्जी बॉडी के एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करने के लिए यूज करते हैं. और कुछ पेशेंट इसको वेकफुलनेस के लिए मतलब वेकअप रहने के लिए यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है दे आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ड्रग डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ द डिमेंशिया एंड अदर सेरिब्रल डिसऑर्डर. ये कॉग्निटिव इनहेंसर्स जो होते हैं ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग होते हैं जो कि डिमेंशिया और सेरिब्रल डिसऑर्डर्स का डिसऑर्डर का मतलब कि जो सीएनएस से या सेरिबल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपका अल्जाइमर डिजीज होती है वो सेरिब्रल डिसऑर्डर होती है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, हमारे डिमेंशिया में भी यूज कर सकते हैं. डिमेंशिया को हम अपना ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं. डिमेंशिया की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डिमेंशिया इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन सच एज अ फॉरगेटफुलनेस. It is a symptom of several underlying disease and brain disorder. डिमेंशिया एक कलेक्टिव टर्म होती है, एक कोई डिजीज नहीं होती या डिसऑर्डर नहीं होती, ये कलेक्टिव डिसऑर्डर या डिजीज होती है ऑफ वेरियस सिम्टम ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइंस. कॉग्निटिव डिक्लाइंस की ये पूरा एक कलेक्टिव टर्म होता है. कॉग्निटिव डिक्लाइंस में जैसे कि फॉरगेटफुलनेस या फिर मेमोरी लॉस हो गया या मेंटल अलर्टनेस हो रही है किसी को या कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है या फिर एनर्जी बूस्ट लेवल कम हो रहा है, उन सारे जो डिजीज हैं उनको सबको एक टर्म देना हो तो उसको बोल सकते हैं डिमेंशिया हो गया उस पेशेंट को. नेक्स्ट इसमें बोल रहा है इट इज अ सिम्टम ऑफ सेवरल अंडरलाइनिंग डिजीज एंड ब्रेन डिसऑर्डर. ये एक जो डिमेंशिया होता है ये एक सिम्टम होता है, ये एक सिम्टम होता है. किस चीज का सिम्टम होता है? ये होता है ब्रेन डिसऑर्डर्स या ब्रेन डिजीज का जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं. सेकेंड नेक्स्ट इसमें आपका सिम्टम्स आते हैं, कुछ मैंने सिम्टम्स इसमें अंडरलाइन करे हुए हैं. सबसे पहला होता है मेमोरी लॉस. मेमोरी लॉस का मतलब है कि किसी पेशेंट को उसके साथ क्या हुआ है या फिर वो लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है उस पेशेंट की. सेकेंड इसमें बोल रहा है डिफिकल्ट इन कंप्लीटिंग द फैमिलियर टास्क. वो जो नॉर्मल डेली टास्क होते हैं उसको भी कंप्लीट करने में भी उसको डिफिकल्टी होगी, जैसे कि कुकिंग वगैरह जो बुक रीडिंग में उसको डिफिकल्टी होगी. थर्ड इसमें होता है प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेटिंग. प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी पेशेंट को अगर डिमेंशिया है तो वो किसी और पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी या हेजिटेशन होगी. नेक्स्ट इज डिसोरिएंटेशन. डिसोरिएंटेशन का मतलब है कि उसका जो माइंड है या फिर उसका ब्रेन है वो एजिटेट करता रहेगा, इसका मतलब डिसोरिएंटेशन होता है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में प्रॉब्लम होगी, मतलब कि वो ज्यादा सोच नहीं पाएगा उस पे जिस पेशेंट को भी डिमेंशिया हो रखा होता है. नेक्स्ट इज मिसप्लेसिंग थिंग. मिसप्लेसिंग थिंग्स का मतलब है कि किसी चीज को कहीं पे रख कर वो भूल जाता है, उसको मिसप्लेसिंग थिंग्स बोलते हैं. वो भी एक बहुत बेकार सिम्टम्स है डिमेंशिया का. नेक्स्ट इज मूड स्विंग. मूड स्विंग का मतलब है मूड स्विंग या मूड चेंजेस का मतलब है कि उसका कभी जो मूड है वो कभी चेंज होता रहेगा, मतलब टाइम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग वो टाइम चेंज होता रहेगा, कभी ऑन होएगा कभी ऑफ होएगा. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी चेंजेस. वो उसकी जो डिमेंशिया होगी वो पर्सनैलिटी चेंजेस होगी, मतलब कि पहले जो पर्सनैलिटी थी उसकी वो चेंज हो जाएगी, मतलब सोशल एक्टिविटीज जो करता था वो अब नहीं कर रहा.
ये पर्सनैलिटी चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ इनिशिएटिव। लॉस ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है कि वो जो शोइंग द लेस इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग समथिंग ऑन गोइंग समवेयर, ये बोल रहा है कि जो जिस भी बंदे को डिमेंशिया होगा तो वो क्या करेगा कि लेस इंटरेस्ट दिखाएगा कहीं पे जाने में, या फिर वो हेजिटेशन करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा जाने में। Further, we are talking about the stages of dementia. स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया में 4 बेसिकली स्टेज आती हैं। सबसे पहला स्टेजेस आती है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में होती है कि जर्नल फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, मतलब जो पेशेंट डिमेंशिया की स्टार्टिंग जो कंडीशन होती है डिमेंशिया की, जो माइल्ड कंडीशन होती है उसमें थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाता है। सेकेंड, इसमें माइल्ड डिमेंशिया जो होता है सिम्टम इंक्लूड द मेमोरी लॉस, उसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, कंफ्यूजन होता है पेशेंट को, पर्सनैलिटी चेंजेस होती है, गेटिंग लॉस्ट एंड डिफिकल्ट इन प्लानिंग एंड कैरिंग आउट टास्क, टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाता और प्लानिंग वगैरह भी कम मतलब डिफिकल्ट होती है उसके लिए, मेमोरी लॉस होती है, और पर्सनैलिटी जो चेंजेस होती है वो चेंजेस होने लग जाते हैं, पर्सनैलिटी चेंज होने लग जाती है, और चेंज भी हो सकते हैं और लॉस्ट भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी लॉस्ट भी हो सकते हैं। थर्ड इसमें आता है मॉडरेट डिमेंशिया। मॉडरेट डिमेंशिया में क्या होता है, daily life becomes more challenging and individual may need more help. Symptoms are similar to mild dementia but increased. Individual may need help in getting dressed and combing their hair. They are also likely to sleep disturbance. मॉडरेट डिमेंशिया में क्या होता है, जो डेली लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि खुद काम नहीं कर पाता वो, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है मॉडरेट डिमेंशिया के अंदर। इंडिविजुअल वो काम नहीं कर पाता। सिम्टम्स इसमें होता है वो सेम एज माइल्ड माइल्ड डिमेंशिया की तरह ही होते हैं, बट वो माइल्ड डिमेंशिया के अंदर थोड़ा कम होते हैं, बट जो मॉडरेट डिमेंशिया उसमें इंक्रीज होके वो सिम्टम्स आते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर अगर मॉडरेट डिमेंशिया है तो। इंडिविजुअल जो है वो किसी की हेल्प के थ्रू ही काम कर सकता है, मतलब अगर उसको क्लोथ्स वगैरह पहनने हैं, ड्रेस करना है तो, या फिर कॉम्बिंग हेयर वेयर कॉम करने हैं तो फिर उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अपने आप खुद इंडिविजुअली नहीं कर सकता। और उसको मॉडरेट डिमेंशिया के अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगा। लास्ट स्टेज जो डिमेंशिया की होती है वो होता है सीवियर डिमेंशिया। सीवियर डिमेंशिया में ये फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है। एट दिस स्टेज सिम्टम्स हैव वर्सन considerably. They may be loss an ability to communicate and the individual might need full-time care. Simple tasks such as sitting, holding one's hand become impossible. Bladder control may be lost. सीवियर डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो और ज्यादा बहुत ज्यादा विकार हो जाते हैं, और ये इस कंडीशन में तो पेशेंट बिल्कुल ही इंडिविजुअल से मतलब दूसरे की हेल्प से ही चल पाएगा, अपने आप से तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब मॉडरेट में तो थोड़ा बहुत कर सकता है, बट सीवियर में तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें क्या है, इसमें फुल टाइम केयर पेशेंट की चाहिए होती है, और इसमें एबिलिटी और टू कम्युनिकेट कम हो जाती है, मतलब दूसरे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी उसकी कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो सिंपल टास्क होते हैं, जो नॉर्मल टास्क होते हैं, डेली टास्क होते हैं, जैसे कहीं पे बैठना या फिर किसी का हाथ पकड़ना, ये चीजें भी आपका दूसरे की मदद से ही कर पाओगे। और एक बड़ा नुकसान इसमें सीवियर डिमेंशिया के अंदर ये होता है कि ब्लैडर कंट्रोल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि जो यूरिन है वो पेशेंट को बिना बताए आ जाएगा, मतलब इनवॉलेंट्री निकलेगा। Next topic we are going to study is the classification of the cognitive enhancers. Cognitive enhancers की classification के अंदर सबसे पहले classification आती है कोलर्जेनिक एक्टिवेटर्स। कोलर्जेनिक एक्टिवेटर्स के अंदर जो ड्रग्स आते हैं उनका नाम होता है टैक्रीन, रिवर्स्टिगमिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ग्लूटामेट एनएमडी एंटागोनिस्ट। ग्लूटामेट एनएमडी एंटागोनिस्ट में एग्जांपल जो होता है वो होता है मेमेंटीन। मेमेंटीन और एनएमडी का मतलब होता है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। लास्ट क्लासिफिकेशन इज द मिसलेनियस सेरिबोटॉक्सिक ड्रग्स, जिसके अंदर आता है पायरासिटम, पायरिटिनॉल, पायरिथियोक्सिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज डाइहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। नेक्स्ट ड्रग इज सिलोकोलिन। नेक्स्ट ड्रग इज पायरिबिडिल, एंड नेक्स्ट लास्ट ड्रग इज द गिंको बिलोवा।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कोलर्जेनिक एक्टिवेटर्स। कोलर्जेनिक एक्टिवेटर्स में सबसे पहला ड्रग जो आता है वो होता है टेक्रीन। टेक्रीन का फर्स्ट पॉइंट होता है इट इज द फर्स्ट centrally acting anticholinesterase to be introduced in the AD. AD is the Alzheimer disease या Alzheimer disorder. टेक्रीन एक पहला फर्स्ट सेंट्रली एक्टिंग जो ड्रग था जो कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज था, जो कि एंटी एल्जाइमर डिसऑर्डर्स में काम आया था। उसके बाद ये जो टेक्रीन होता है वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट अपना दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डोज इज 40 to 160 mg पर डे। इसका जो टेक्रीन का डोज होता है वो 40 mg मिलीग्राम टू 160 मिलीग्राम पर डे, एक दिन के अंदर 40 to 160 mg दे सकते हैं इसमें। हाफ लाइफ जो टेक्रीन की होती है वो 3 से 5 आवर्स होती है। मेटाबॉलिज्म जो टेक्रीन का होता है वो मेनली CYP450 के साथ होता है, साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 एक ऐसा एंजाइम होता है जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर 50% जो मेटाबॉलिज्म होती है वो CYP450 के साथ ही होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो टेक्रीन का होता है वो 6 आवर्स होता है। एडवर्स इफेक्ट जो टेक्रीन के आते हैं उसमें होता है नोजिया, सेकेंड इज वॉमिटिंग, थर्ड इज हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू द हिपेटो इज द लिवर के रिलेटेड होता है, और टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक जो होता है, जो लिवर में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी। डायरिया कॉज करता है ये, और टाइप ऑफ इनिबिशन जो होता है वो सेंट्रली एक्टिंग नहीं होता। ये जो टेक्रीन होता है वो सेंट्रली एक्टिंग नहीं होता। Next drug we are going to start is the rivastigmine. Rivastigmine, this is the carbamate derivative of the physostigmine, inhibits both the acetylcholinesterase or butyrylcholinesterase, but is more selective for the G1 form of acetylcholinesterase that predominates in certain areas of brain. ये बोल रहा है कि जो रिवास्टिग्मीन होता है वो एक कार्बामेट डेरिवेटिव होता है फाइसोस्टिग्मीन का, जो कि दोनों एसिटाइलकोलिनेस्टरेज और ब्यूटाइलकोलिनेस्टरेज को दोनों को इनहिबिट करता है, बट ज्यादा सेलेक्टिव होता है G1 फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। क्यों ज्यादा सेलेक्टिव होता है इन टू दी G1 फॉर्म? क्योंकि ये प्रीडोमिनेट मतलब ज्यादा इफेक्टिव होता है इन सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है हायर एफिनिटी ऑफ द ब्रेन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज देन द पेरिफेरल। जो रिवास्टिग्मीन होता है उसकी ज्यादा एफिनिटी होती है ब्रेन पे एज कंपेयर टू पेरिफेरल पे। इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 2 घंटे की होती है, और डोजिंग जो होती है वो BID होता है, मतलब जो 3 to 12 mg पर डे देंगे इसे, पर पूरे दिन में 3 से 12 mg देना है, बट ये ट्वाइस देते हैं, सुबह और शाम, एक सुबह एक शाम, मतलब एक कुछ mg सुबह, कुछ आधी mg सुबह और आधी mg शाम को। नेक्स्ट इज द पैच इन 9.5 mg पर 24 आवर इज अवेलेबल। हमारे पास पैच, ट्रांसडर्मल पैच प्रेजेंट होते हैं इनका रिवास्टिग्मीन का, 9.5 mg 24 आवर्स में इसको अवेलेबल है हमारे पास, वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म इज ऑलमोस्टली टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द हेपेटिक साइटोक्रोम P450 सिस्टम। जो रिवास्टिग्मीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है हेपेटिक साइटोक्रोम P450 सिस्टम पे। इस एंजाइम से ये मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है रिवास्टिग्मीन। इसमें एडवर्स इफेक्ट आता है हमारा GIT। एडवर्स इफेक्ट्स आर कॉमन इंक्लूडिंग द वेट लॉस। इसके एडवर्स इफेक्ट रिवास्टिग्मीन के जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, GIT डिसऑर्डर होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो जाएंगे, और इसमें वेट लॉस भी होता है। इट हैज नॉट प्रोड्यूस अ लिवर डैमेज। ये जो GIT जो रिवास्टिग्मीन होता है वो लिवर डैमेज नहीं करता, मतलब हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इनहिबिशन जो इसका होता है वो रिवास्टिग्मीन जो होता है वो होता है CNS सेलेक्टिव होता है। नेक्स्ट ड्रग वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डोनिपेजिल। डोनिपेजिल में सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है दिस सेरिबो सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज produce a measurable improvement in several cognitive as well as a non-cognitive activities of a daily living course in AD, Alzheimer disease। ये डोनिपेजिल्स जो होता है वो क्या करता है, एक तो सेरिबो सेलेक्टिव ड्रग होता है, ऊपर से ये रिवर्सिबल एक्ट करता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज प्रोड्यूस करता है, जो कि मेजरेबल इंप्रूवमेंट आपको दिखाएगा
दोनों की दोनों में दिखाएगा, एक कोग्निटिव में भी दिखाएगा और नॉन कोग्निटिव एक्टिविटीज में भी दिखाएगा, और हमारा अल्जाइमर डिजीज में भी, अल्जाइमर डिजीज को भी इम्प्रूव करेगा। Next point is the benefit is ascribed to elevation of acetylcholine level in the cortex, especially in the surviving neurons that projects from the basal foramen to cerebral cortex and hippocampus। ये क्या करता है, डोनिपेजिल हमारा एसिटाइलकोलिन लेवल इंक्रीज करता है कॉर्टेक्स के अंदर। बेसिकली ये कॉर्टेक्स के अंदर तो करता ही करता है, बट उन न्यूरॉन्स में भी करता है, सर्वाइविंग न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं। ये सर्वाइविंग न्यूरॉन्स बेसिकली बेसल फोरमेन से सेरिबल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस के बीच में फैली होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। उधर एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करता है, और जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती है, अल्जाइमर डिजीज होती है, उनमें इंप्रूवमेंट लाता है और उनको ठीक करने में हेल्प करता है डोनिपेजिल। नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होता है वो 70 आवर्स का होता है। डोज जो हम देते हैं इसका 5 से 10 mg डेली देते हैं इसकी, और ये नॉन हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है, मतलब लिवर को कोई डैमेज नहीं करता। ये डोनिपेजिल हमारा सेफ होता है और वेल टॉलरेटेड होता है, इसको टॉलरेट कर सकते हैं, इसकी डोजेस को टॉलरेट कर सकते हैं हम। और इसमें एडवर्स इफेक्ट सबसे पहला आता है नोजिया, सेकंड इज वॉमिटिंग, थर्ड इज डायरिया, फोर्थ इज फैटीग। फैटीग होता है जो दर्द वगैरह होता है या फिर थकावट होती है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं फैटीग। मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, अकड़ जाती है मसल्स, उनको बोलते हैं मसल क्रैम्प्स। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि बीपी जो होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इनिबिशन। टाइप ऑफ इनिबिशन ये सीएनएस और एसिटाइलकोलिन, सीएनएस सेलेक्टिव होता है और एसिटाइलकोलिन पे एक्ट करता है। एंटीकोलिन रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज पे एक्ट करेगा। Next classification which come under the cognitive enhancers are the glutamate NMD antagonist। NMD की फुल फॉर्म मैंने बता रखी है, N-methyl D-aspartate। उसमें सबसे पहला जो ड्रग आता है वो होता है मेमेंटीन। मेमेंटीन is the NMD receptor antagonist approved for the treatment of moderate to the severe Alzheimer disease। जो मेमेंटीन होता है वो NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, मतलब NMD जो रिसेप्टर्स होता है उसके ऊपर एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि अपोजिटली एक्ट करेगा, और ये जो मेमेंटीन होता है वो अल्जाइमर डिजीज में हेल्प करता है। सीवियर टू मॉडरेट अगर अल्जाइमर डिजीज होगी तो उसमें हेल्प कर सकता है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, लो एफिनिटी होती है मेमेंटीन की, वोल्टेज डिपेंडेंट होता है ये, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये मैग्नीशियम जो बाइंडिंग साइट होती है चैनल की जो मैग्नीशियम बाइंडिंग साइट होती है उस पे बाइंड करके ये ओवर एक्साइटेशन जो बॉडी के साथ हो रही है, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है उसके साथ साथ ओवर एक्साइटेशन भी होगी। अगर किसी पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज या कोई और सेरिब्रल डिसऑर्डर है तो उस पे क्या करता है, मैग्नीशियम बाइंडिंग साइट ऑफ चैनल पे बाइंड करेगा। बाइंड होने के बाद ये ओवर एक्साइटेशन को कम करेगा, कम करने के बाद कम हो जाएगी, वही हमें मतलब मेन मोटिव हमारा वही होता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ग्लूटामेट NMD एंटागोनिस्ट है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक होती है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी। 100% बायो अवेलेबिलिटी तभी होगी जब IV देंगे और किसी कंडीशन में नहीं देते, मतलब होती। टी हाफ जो होता है 60 to 80 आवर्स होता है इसका। रैपिडली क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से ये क्रॉस कर जाता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज द अंडरगोज लिटिल मेटाबॉलिज्म, बहुत कम मेटाबॉलिज्म जाता है और 70 to 90% ये अनचेंज एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमल ड्रग इंटरेक्शन एंड फूड इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होती है बहुत कम होती है इसकी ड्रग के साथ और फूड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग डोज इज 5 mg OD, रिकमेंडेड टारगेट डोज इज 20 mg पर डे। मतलब स्टार्टिंग डोज तो 5 mg OD देते हैं, मतलब कि OD का मतलब होता है डेली 5 mg लिया जाएगा, बट जो रिकमेंड डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट रिकमेंड जो करते हैं वो होता है 20 mg पूरे दिन में लेना है इसका। एडवर्स इफेक्ट इसमें आता है डिजीनेस जो होता है, हेडेक होता है, कंफ्यूजन हो जाती है पेशेंट को, या कॉन्स्टिपेशन होगी, एजिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द मिसलेनियस सेरिबो एक्टिव ड्रग। मिसलेनियस सेरिबो एक्टिव ड्रग्स के अंदर
पहला ड्रग आता है गिंको बिलोबा। गिंको बिलोबा के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये बोल रहा है, द ड्राई एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस चाइनीज प्लांट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अ गिंको फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, एग्जांपल इज गिंको लिड बी व्हिच हैव अ पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। जो गिंको बिलोबा है वो एक चाइनीज प्लांट होता है जिसका ड्राई एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, जिसमें एग्जांपल आता है गिंको लिड बी जिसके पास पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होता है। पीएएफ इज दी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है वो क्या काम करता है कि जब बॉडी में इंजरी हो जाती है तो वो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को इंजरी साइट पे पहुंचने के लिए। बट जो गिंको बिलोबा आता है वो इसका उल्टा काम करता है, एंटागोनिस्टिकली काम करता है। Second point, since the PAF has been implicated in the cerebral thrombosis and in fact it professed that G biloba will prevent the cerebral impairment in cerebrovascular insufficiency। जो PAF होता है, मतलब जो गिंको बिलोबा होता है वो क्या करता है कि सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस में और इन्फ्रेक्ट्स में। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट किसी आर्टरीज में सबमिट हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। और इन्फ्रेक्ट्स होता है कि जब टिश्यू का डैमेज होने लग जाता है जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो उसमें क्या होता है, टिश्यूज का डैमेज होने लग जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन या इन्फ्रैक्ट। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, जो गिंको बिलोबा है वो बहुत सारी सेरिब्रल इंपेयरमेंट में काम आता है, जगह सेरिब्रल वेस्कुलर इनसफिशिएंसीज में काम आता है, जैसे कि सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस में काम आएगा और इन्फ्रेक्शंस में काम आ जाएगा। Next is it has been promoted for the variety of cognitive and behavioral disorder in the elderly। जो elderly patients होते हैं या बंदे होते हैं, elderly patient होते हैं, उसमें cognitive और behavioral disorders जो होते हैं या forgetfulness, जो cognitive का एक छोटा सा example है, memory loss होती है या concentration अपना attain नहीं कर पा रहे, उसमें क्या होता है, गिंको बिलोबा बहुत ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो होता है माइल्ड अपर जीआईटी सिम्टम्स होते हैं और ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं इसमें गिंको बिलोबा में। इसका डोज होता है 40 to 80 mg TDS फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 वीक। मतलब 40 से 80 mg हमें दिन में 3 बार देना है, सुबह शाम और दोपहर, मतलब सुबह दोपहर और शाम को, और ये मिनिमम इसका डोज चलेगा 4 हफ्ते के तक। Next drug which come under the miscellaneous cerebroactive drug is a parabidal। First point इसमें बोल रहा है it is a dopaminergic agonist claim to improve the memory, concentration, vigilance, giddiness in the elderly due to circulation insufficiency, but benefit is unsustained। ये बोल रहा है कि जो पाराबिडल है वो एक डोपामिनर्जिक, डोपामीन को स्टिमुलेट करेगा, इम्प्रूव किस चीज में इम्प्रूवमेंट करेगा, ये मेमोरी में इम्प्रूवमेंट करेगा, कंसंट्रेशन में, विजिलेंस में। विजिलेंस होता है जागरूकता किसी भी चीज के लिए, वो होता है विजिलेंस। गिडीनेस होता है, गिडीनेस इज सेम एज अ डिजीनेस, मतलब चक्कर आएंगे उस पेशेंट को, ये इन सब में इम्प्रूवमेंट करेगा। अभी एक जो भी सिम्टम्स थे, मेमोरीज थे या फिर कंसंट्रेशन थी या विजिलेंस थी या फिर आपका गिडीनेस थी, ये सारे सिम्टम्स किस लिए हुए थे, क्योंकि जो पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी हो गई थी, उसकी वजह से ये सिम्टम आए थे। अब पाराबिडल हमने दे दिया जिसकी वजह से डोपामिनर्जिक एगोनिस्टिक है, तो वो डोपामिन को स्टिमुलेट करेगा, ये सिम्टम्स रिलीज होंगे। बट ये जो इफेक्ट दिखाया है इसने वो अनसस्टेन्ड है, मतलब ये इतना अच्छा मतलब इफेक्ट नहीं दिखाता। नेक्स्ट पॉइंट इज द माइनर एफिशिएंसी इन द पार्किंसन हैज बीन रिपोर्टेड। ये पाराबिडल ये क्या करता है, पार्किंसन में भी को बहुत माइनर पार्किंसन के अंदर इफेक्ट अपना दिखाता है। एडवर्स इफेक्ट इसमें माइल्ड जीआईटी कॉम्प्लीमेंट्स हमारे आते हैं इसमें, और डोजेस जो होती है इसकी वो होती है 50 ओडी और बीडी, मतलब 50 mg हम दिन में एक बार भी ले सकते हैं और दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। लास्ट ड्रग वी कवर अंडर द मिसलेनियस इज द डाइहाइड्रोएग्रोटॉक्सिन। फर्स्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है इट इज अ सेमी सिंथेटिक एर्गोट एल्कोलॉइड हैविंग द
अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी क्लेम टू इंक्रीज अ सेरिब्रल ब्लड फ्लो सेलेक्टिवली। ये बोल रहा है डायहाइड्रो एग्रोटॉक्सिन जो होता है वो एक सेमी सिंथेटिक एग्रोट एल्कलॉइड होता है जो कि अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर मतलब अल्फा एड्रेजेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा क्लेम करा जाता है कि ये सेरिब्रल जो सीएनएस के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है और अपना काम दिखाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज बिलीव टू एक्ट बाय प्रोटेक्टिंग द ऑल्टर्ड ब्रेन मेटाबॉलिज्म। ऐसा भी देखा जाता है कि बिलीव करा जाता है कि ये अपना काम कैसे करते हैं कि ब्रेन में जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको ऑल्टर करके अपना काम दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दी इन द डोज ऑफ 1 to 1.5 mg TDS oral और sublingual और 0.3 mg IM OD, it has been recommended for dementia but the therapeutic value is not established। ऐसा मतलब डाइहाइड्रो एग्रोटॉक्सिन के लिए क्या करते हैं, 1 mg और 1.5 mg 3 बार लेते हैं, या तो ओरल लेंगे या सबलिंगुअली। सबलिंगुअल का मतलब होता है टंग के नीचे रखते हैं, या फिर 0.3 mg IM इंट्रामस्कुलरली एक बार लेंगे दिन में। और ऐसा रिकमेंड कराया हुआ है डिमेंशिया के डिसऑर्डर के लिए, और इसका कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू ऐसा कोई एस्टेब्लिश हुआ नहीं है, मतलब इतना कोई खास डाइहाइड्रोटॉक्सिन का थेरेप्यूटिकली हम यूज नहीं करते हैं।